दोस्तों नमस्कार। वनों से आच्छादित खनिज संपदा से भरपूर आदिवासी बाहुल झारखंड के अब तक के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब जनता ने लगातार दूसरी बार किसी दल को सत्तासीन होने का जनादेश दिया है। यहाँ इंडिया गठबंधन ने 81 सीटों में से 56 सीटें जीती, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 24 सीटों पर सिमट गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे अधिक सीटें 34 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस 16, राष्ट्रीय जनता दल 4 और सीपीआई ने 2 सीटें जीती। वहीं दूसरी तरफ 3 सीट के नुकसान के साथ भाजपा ने 21, 2 के नुकसान के साथ एजेएसयू ने 1 सीट जीती। जनता दल यूनाइटेड के खाते में 1 सीट गई है। इसके अलावा अन्य सहयोगियों को भी 2 सीटों का नुकसान हुआ है, उन्हें केवल 1 सीट मिली है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30, भाजपा को 25, कांग्रेस को 16, जेबीएम को 3 तथा एजेएसयू को 2, आरजेडी को 1 सीट मिली थी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस चुनाव में हाल ही के वर्षों में राजनीति व पूंजीपतियों के नए उभरते समीकरण के चलते इस क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। इस बार भाजपा पूरे जोश के साथ झारखंड का चुनाव जीतने के लिए वैसे ही आमादा दिखी जैसे वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में थी, जहां उसने जीत दर्ज करने के लिए सारे पैंतरे लगाए और सफलता पाई थी। झारखंड में आदिवासी वोट निर्णायक होते हैं। झारखंड में 1/3 से ज़्यादा 28 अनुसूचित जनजाति सीटें हैं। आबादी का 26% हिस्सा आदिवासी है। 21 सीटों पर आदिवासियों की आबादी कम से कम 1 लाख है। इन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अच्छी पकड़ है। भाजपा इसे तोड़ने में सफल नहीं रही है। इस बार झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6, अमित शाह ने 16, योगी आदित्यनाथ ने 14 सभाएं की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी झारखंड में ही डेरा डाले रखा। भाजपा के कई धुरंधर नेताओं ने झारखंड में धुआंधार प्रचार किया। संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर भाजपा काफी आक्रामक दिखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनाइए, घुसपैठियों को उल्टा टंगवा देंगे। उन्होंने घुसपैठियों को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल और कांग्रेस का वोट बैंक बताया। जमशेदपुर में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्हें चंपाई सोरेन और सीता सोरेन के अपमान को आदिवासियों का अपमान बताया। भाजपा ने बटोगे तो कटोगे का नारा देकर घुसपैठ की चर्चा करते हुए हिंदुत्व कार्ड खेला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे बटोगे तो कटोगे भाजपा के नेताओं ने इस चुनाव में खूब उछाला। यह नारा बीजेपी के लिए नुकसानदेह यहाँ साबित हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार से राहुल गांधी की 6 सभाओं के अलावा लगभग पूरा जोर हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन को ही लगाया। पूर्णिमा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने स्टार प्रचारक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने 25 दिनों तक यहाँ कैंप करके डेरा डाले रखा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर धुआंधार प्रचार किया। ये पप्पू यादव की कमाल है। हेमंत सोरेन ने पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। झारखंड मोर्चा ने अपनी योजनाओं की चर्चा आदिवासी कार्ड खेला और झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी कार्ड भाजपा के हिंदुत्व पर भारी पड़ गया। आदिवासियों का भरोसा गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन पर ही रहा। झारखंड में हेमंत सोरेन के पक्ष में सहानुभूति की काफी प्रभावी रहा। हेमंत सोरेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार यह संदेश देने की कोशिश करते रहे कि आदिवासी चेहरे को कुचलने के लिए किस तरह उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया। इसमें वे कामयाब भी रहे। कई विधानसभा सीट पर 40% से अधिक आदिवासी मतदाता हैं। वे एकजुट होकर उनके पक्ष में खड़े हो गए। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और सामने आई और जहां जहां गई उन्होंने अपने पति के साथ हो रही जातियों को समझाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रही। चुनाव प्रचार के दौरान मैया सम्मान योजना की राशि 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की चर्चा की उन्होंने खूब की। कल्पना ने सरना कोड धर्म कोड की भी बात की। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता बाहर के हैं, वे हमारी भाषा संस्कृति तक नहीं जानते, वे भला हमारे लिए क्या नीतियां बनाएंगे। वे अपने सहज सरल अंदाज से खासकर महिलाओं से संवाद करने में सफल नहीं। ये कल्पना सोरेन की काबिलियत है। वे गांडे सीट से चुनी गई महिला
की कल्याणकारी योजनाओं का असर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गया। बेरोजगार महिलाओं के लिए मासिक सहायता, स्कूली लड़कियों को मुफ्त साइकिल, अकेली महिलाओं को नगद राशि जैसी योजनाओं ने आदिवासी और कमजोर वर्ग की महिलाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में लाने का काम तो किया ही, इसके साथ ही मैया सम्मान योजना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये देने वाली इस योजना तथा सर्वजन पेंशन योजना ने हेमंत के पक्ष में संजीवनी का काम किया। फिलहाल झारखंड की करीब 50 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपये प्रतिमाह की मदद दी जा रही है। चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया, जबकि गोगो दीदी योजना के तहत भाजपा ने 21 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था। बिजली बिल माफ करना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। सरकार बनाने पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का भी वादा किया गया। आदिवासियों की भाजपा से नाराजगी कई वजह रही। पहली वजह वे जानते हैं कि भाजपा की नजरें यहाँ की खनिज संपन्न जमीनों और जंगलों पर है, जिन्हें वह अपने कारोबारी मित्र को देना चाहती है। फिर जब यहाँ भाजपा शासन था तो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उस दौरान 2016 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम और संथाल परगना अधिनियम में बदलाव की कोशिशें की गई, जिसका सीधा नुकसान आदिवासियों को होने वाला था। सितंबर 2012 में झारखंड सरकार की ऊर्जा नीति अक्टूबर 2016 में बदल दी गई। इसके प्रावधान में मामूली संशोधन किए गए और रघुवर दास की कैबिनेट ने उस पर मुहर लगाई। इससे पहले झारखंड की भाजपा सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया और न किसी विशेषज्ञ कमेटी से उसे ऐसा करने की सलाह दी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति एक समूह को फायदा पहुंचाने के लिए बदल दी। सरकार ने कई स्तरों पर गड़बड़ी की। न केवल ऊर्जा नीति बल्कि जमीन की कीमत के निर्धारित जन सुनवाई और पर्यावरण सुनवाई में भी फर्जीवाड़ा किया। एनटीपीसी, डीवीसी, दामोदर घाटी निगम और नेशनल ग्रिड से वे सरकार बिजली खरीदती रही। अदानी समूह के झारखंड से बाहर इस प्लांट से 400 मेगावाट बिजली खरीदने से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। ये भाजपा के नकारात्मक पक्ष थे। चुनाव में आदिवासियों के वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा उन्हें यह कहकर डराती रही कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई तो उनकी जमीनें घुसपैठिए हड़प लेंगे। यह डर झारखंड के साथ बंगाल की आदिवासियों को भी दिखाया जाता रहा। भाजपा के अनुसार ये बांग्लादेशी घुसपैठिए होंगे। उनका दावा है कि भाजपा की सरकार बनी तो आदिवासियों की जमीनों को हड़पने से रोकने के लिए कानून लाया जाएगा, जबकि आदिवासी जानते हैं कि उपरोक्त उल्लिखित दोनों अधिनियम इस मामले में पर्याप्त सक्षम है। इसलिए इन इलाकों में भाजपा की सभाएं भी फीकी रहीं। घुसपैठ का डर दिखाकर भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पुराना खेल कर रही थी ताकि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा सके, तो वहीं वह आदिवासियों को हिंदू बतलाकर उसे वनमस्व के खेल में एक पार्टी बना रही थी। अमित शाह ने सरायकेला विधानसभा के आदित्यपुर की सभा में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने जा रही है। उनके अनुसार भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। चंपाई सोरेन के प्रति सम्मान दिखाकर आदिवासियों के वोट पाने का भी प्रयास भाजपा ने किया। तभी तो शाह कह रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई सोरेन का अपमान किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।